Now there are some more questions. Look at the underlined part of each sentence. Below each sentence are given three possible substitution for the underlined part. If one of them is better than the underlined part, select that part as your response. If none of the substitution improves the sentence, choose D as your response. Okay, no improvement is so precisely just read the sentence and try whether any substitution is required or not. Okay, so let's see the first one. Just before the commencement of the examination, the invigilator advised us from copying or indulging in any other malpractices. Malpractices मतलब गलत कुछ भी आप कर रहे हो उससे. Okay, so okay, the correct preposition for this sentence is against. Okay, since the advice being given is to forbid someone to do something wrong, right? The advice is contradictory to something. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम जो करेक्ट हमें प्रीपोजिशन यूज करना चाहिए वो अगेंस्ट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक एडवाइस दी जा रही है. किसके लिए एडवाइस दी जा रही है? कि आप किसी को कुछ गलत करने से रोकने के लिए. ठीक है ना. यहाँ पे जो इन्विजिलेटर है, जो भी परीक्षा के जब एग्जाम्स होती है वहां पे जो देख रेख के लिए खड़ा रहता है, वो किसके लिए एडवाइस कर रहा है? कि कॉपिंग और कोई ऐसी गलत प्रैक्टिस ना करे, उसके लिए वो एडवाइस कर रहा है. राइट. सो जो यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है इज टू फॉरबिड समवन टू डू समथिंग रॉन्ग. कुछ गलत करने से रोकने के लिए एडवाइस दी जा रही है. ठीक है. तो एडवाइस यहाँ पर क्या है? किसी इट्स contradictory to something. तो यहां पर हम फ्रॉम की जगह अगेंस्ट यूज कर सकते हैं. ओके, मतलब कॉपी करना और किसी माल प्रैक्टिस कोई भी गलत काम करना, उसके अगेंस्ट एक एडवाइस दी जा रही है. ठीक है. जस्ट गिव टू एग्जांपल्स ध्यान से समझिए तो एकदम से आपको क्वेश्चन जो हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं वो क्यों करें वो भी आपको समझ आएगा. द टीचर एडवाइज्ड अस अगेंस्ट टॉकिंग इन क्लास. ठीक है. अब जो टॉकिंग इन क्लास है वो डेफिनेटली एक गलत आदत है, गलत तरीका है. क्लास में बातें नहीं करनी चाहिए. तो टीचर ने हमें क्लास में बात करने के अगेंस्ट में एडवाइस किया. ठीक है. कि टीचर चाहती है, टीचर हमें क्लास में बात करने से रोकना चाहती है. Okay, parents always advise their children against habits like smoking and drinking. Smoking, drinking दोनों चीजें गलत है, मतलब दोनों की आदतें भी गलत है. तो पेरेंट्स चिल्ड्रन को, बच्चों को क्या एडवाइस करते हैं? उनके अगेंस्ट में एडवाइस करते हैं. ठीक है. मतलब पेरेंट्स जो है बच्चों को इन आदतों के लिए रोकना चाहते हैं. ठीक है. तो आई होप आपको यूसेज समझ आ गया होगा. अगेंस्ट हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. इन्विजिलेटर एडवाइज्ड अस अगेंस्ट कॉपिंग और इंडल्जिंग इन एनी अदर माल प्रैक्टिसेस. राइट. एडवाइस अगेंस्ट, कॉम्बिनेशन क्या है? एडवाइस एंड अगेंस्ट. The whole country is disappointed over the defeat of the cricket team. The whole country is disappointed. पूरी कंट्री को बहुत एक धक्का लगा है. किस लिए? क्रिकेट में क्रिकेट टीम की हार पर पूरी जो देश को एक धक्का सा लगा है. राइट. सो द प्रीपोजिशन दैट यूजुअली फॉलो द वर्ड डिसअपॉइंट इज आइदर एट और विथ. डिसअपॉइंट, एट और विथ. Okay, at is used when the noun that follows is an abstract noun. ठीक है. at हम कब यूज करते हैं? जो उसके बाद जो नाउन आ रहा है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ रहा है. और with कब यूज करते हैं? जब उसके बाद जो नाउन आ रहा है वो प्रॉपर या कॉमन है. बहुत सारे ग्रामेटिकल रूल्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपको याद हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पर क्या है कि डिफीट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. जैसा कि मैंने आपको बताया, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंट एट और डिसअपॉइंट विथ. एट कब यूज करेंगे? जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा. और विद कब यूज करेंगे? जब कॉमन या प्रॉपर नाउन होगा. अब यहाँ पर डिफीट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. आपने नाउन के सेशन में ये सब कुछ समझा होगा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं. ठीक है. ना तो टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते. मतलब हार. यहाँ पर क्या है? हारना. राइट. सो दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो यहाँ पर जो
डिसअपॉइंटेड आया है उसके लिए जो हमें यूज करना चाहिए वो एट यूज करना चाहिए, ओवर नहीं। See, one can be excited or happy over something, right? But not disappointed over something. Okay? आप किसी भी चीज पर खुश हो सकते हो, एक्साइटेड हो सकते हो, लेकिन किसी भी चीज पर डिसअपॉइंट नहीं हो सकते हो, ठीक है? तो इसकी वजह से डिसअपॉइंट के लिए हम यहाँ पर एट यूज करेंगे या फिर विद यूज करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि डिफीट है, डिफीट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए डिसअपॉइंटेड एट the defeat of the cricket team. So the whole country is disappointed at the defeat of the cricket team. Okay. Once again, I just give you two examples also. Sunil's mother was disappointed with his marks. Right? Marks common proper noun है, इसलिए हमने disappointed के बाद में with use किया हुआ है, ठीक है? लेकिन या तो डिसअपॉइंटेड एट या फिर विद, एट के बाद अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो हम एट यूज करेंगे। सो द क्राउड वाज डिसअपॉइंटेड एट द नॉन अपीयरेंस ऑफ देयर फेवरेट स्टार्स। यहाँ पर जो नॉन अपीयरेंस ऑफ देयर फेवरेट स्टार्स, यहाँ पर हमने डिसअपॉइंटेड के साथ में एट यूज किया है। ओके, नॉन अपीयरेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो डिसअपॉइंटेड या तो एट होगा या फिर विद। वैसे भी यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास एट ही विद तो है ही नहीं, तो अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी लगे तो भी आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? आई होप यू आर क्लियर। इफ ही ज्वाइंस द कोचिंग क्लास सो लेट, आई एम अफ्रेड इट विल बी हार्ड फॉर हिम टू कैच अप विथ अदर्स। अगर वो कोचिंग क्लास बहुत लेट ज्वाइन करता है तो मुझे डर है कि वो दूसरों के साथ में मतलब बराबरी पे आ पाएगा, ठीक है? मतलब कि उस सेम लेवल पर आ पाएगा, ऐसा कहना चाह रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर द सेंटेंस इज करेक्ट। टू कैच अप मीन्स टू कम अप टू अ लेवल विथ समवन और समथिंग, राइट? टू कैच अप मीन्स व्हाट? टू कम अप टू लेवल विथ समवन और समथिंग। किसी के लिए और या किसी चीज से बराबरी पर हम आ पाए उसके लिए हम, या बराबर लेवल पर आ पाए उसके लिए हम कैचअप यूज करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर वैसे कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन टू कैचअप इस फ्रेज का यूज कैसे होता है, इस फ्रेजल वर्ब का यूज कैसे होता है, उसके लिए मैं जस्ट दो एग्जांपल आपको और देती हूँ ताकि फ्रेजल वर्ब, वैसे फ्रेजल वर्ब के सेशन में आप ये अटेंड समझ ही पाएंगे, लेकिन फिर भी अभी भी अब आपको दो एग्जाम्पल दे दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कैचअप का यूज कैसे होता है, राइट? कैचअप मीन्स टू कम अप टू लेवल विथ समवन और समथिंग। So Sunil has started late. We'll have to go slowly if we want him to catch up with us. Okay, मतलब सुनील थोड़ा देरी से शुरू हुआ है। सपोज 2-3 लोग साथ में गए हैं, उसमें हम लोग पहले निकल गए, सुनील थोड़ा बाद में आया, तो वो सुनील हमारे साथ आ पाए, हमारे लेवल पर पहुंच पाए, मतलब कहीं आप जा रहे हैं उसके लिए हमारे साथ आ पाए, हमारे साथ तक पहुंच पाए, उसके लिए हमें थोड़ा सा धीरे जाना चाहिए, राइट? कहने का मतलब सपोज आपकी कार यहाँ पर है, सुनील की कार यहाँ पर है, तो आप थोड़ा स्लो जाइए तो सुनील आपको कैचअप कर सके। ओके, राहुल स्टार्टेड वेरी हार्ड लास्ट ईयर, ही नॉट ओनली कॉट अप विद द क्लास बट ऑल्सो सरपास्ड मैनी स्टूडेंट्स। ओके, मतलब राहुल ने पिछले साल बहुत अच्छी पढ़ाई करी, वो मतलब नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है? ये कोरिलेटिव कंजंक्शन, मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि उसने काफी बच्चों को के लेवल पर आया, लेकिन काफी बच्चों को उसने सरपास भी कर दिया, उनसे आगे भी चला गया, ठीक है? सो कैचअप, इसका पास्ट टेंस जो है वो कॉट अप, कैच कॉट। आई होप यू क्लियर कि कैचअप का यूज कैसे होता है, किसी की बराबरी पे आना, किसी के सेम लेवल पे आना। ओके, if a definite cure for cancer is discovered in few years, it is unlikely that it will be a simpler or safer affair than that of diabetes. Okay. If a definite cure for cancer is discovered in few years, it is unlikely that it will be a simpler or safer affair than that of diabetes. Okay. So the phrase needed here must have an article, in few years, right? It should be a few years or the few years is needed, right? Either a few years or the few years. Or the few years it's needed, right?
Now, among the options, if we choose, we just have one option that is having any article, that is in the next few years, right? So we can definitely choose it, though no further discussion is required. Still, we should be clear what exactly we should choose, right? Now, what is happening over here? The it rises the next few years, right? Next few years, आने वाले साल, तो हमें पर्टिकुलर ईयर्स की बात करें, जो आने वाले साल हैं उनकी हम बात करें, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर हमें द यूज करना चाहिए। उसके सिवाय भी जो ऑर्डिनल होते हैं, ऑर्डिनल्स जो होते हैं, ऑर्डिनल्स मतलब जो वर्ड्स जो पोजीशन शो करते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सब के आगे जो है हम द यूज करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो एक ऑर्डिनल है ना, नेक्स्ट, तो उसके पहले हमें द यूज करना चाहिए। सो यहाँ पर इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, ये बिल्कुल करेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, राइट? सारी बातें हम वापस रिवाइज कर लेते हैं। इन फ्यू इयर्स है तो यहाँ पर एक आर्टिकल होना चाहिए। अब वो या तो अ फ्यू इयर्स हो या द फ्यू इयर्स हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब हमारे पास सिर्फ ऑप्शन बी है जिसमें आर्टिकल है, तो बाकी तीन वैसे ही एलिमिनेट हो चुके। इसके सिवाय जो डेफिनेट आर्टिकल द है हम कब यूज करते हैं? ऑर्डिनल्स के पहले। ऑर्डिनल्स मतलब वर्ड्स जो पोजीशन शो करते हैं। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? RDINAL, ऑर्डिनल्स, जो वर्ड्स दैट शो पोजीशन। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो क्या है? ऑर्डिनल है, इसलिए उसके पहले हम द यूज करेंगे। सो इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, राइट? वंस अगेन I'll take two examples for you. So if you continue to starve yourself, the next few years will be tough for you. Okay, starve मतलब भूखे मरना, ठीक है? अगर तुम कंटिन्यूस ऐसे भूखे मरते रहे तो तुम्हारे आने वाले कुछ सालों में तुम्हारी जिंदगी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, कहने का मतलब ये। Sunil has joined a new company. He will be busy learning their methods over the next few months, right? Over the next few months. Next ऑर्डिनल द उसके पहले आया और फ्यू के पहले हमने द यूज किया, ठीक है? तो करेक्ट यूसेज मैंने समझा दिया है इस फ्रेज का आपको। आई होप आपको समझ आ गया होगा। Okay, the tourist insured their luggage because they assumed it must be stolen. Okay, so here the model auxiliary that is needed for the sentence is one that shows the possibility, right? ऐसा जरूरी नहीं है कि लगेज चोरी हो ही जाए, पॉसिबिलिटी है कि लगेज चोरी हो जाए, राइट? एंड मस्ट actually must shows compulsion, right? And because of that it is wrong. And must be stolen means the luggage has already been stolen, right? Must be stolen का मतलब क्या होता है? लगेज जो है वो पहले से चोरी हो चुका है। और जब टूरिस्ट लगेज को इंश्योर करवा रहे हैं, अब जो लगेज पहले से चोरी हो चुका है उसको इंश्योर करवाने का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता, ठीक है? तो ये पूरा जो मतलब सेंस है वही गलत कन्वे हो रहा है, तो ये गलत ही है, राइट? तो हमें क्या यहाँ पर बताना है? जो ऐसा फ्रेज चूज करना है जो पॉसिबिलिटी बताता हो। सी, आप कोई भी चीज को इंश्योर क्यों करेंगे? क्योंकि आपको मतलब जैसे अगर आपने खुद को इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस लिया, मतलब कोई बीमारी अगर हमें हो जाए तो हमें इसकी वजह से हम इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन बीमारी हो जाए, अगर बीमारी हो जाए सो वहां पर एक पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है कि बीमारी हो ही जाए, ठीक है? तो इंश्योरेंस किसके लिए करवाया जाता है? पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है? सो द टूरिस्ट इंश्योर्ड देयर लगेज बिकॉज दे अज्यूम्ड इट माइट बी स्टोलन, राइट? इट मस्ट बी स्टोलन, इसका क्या मतलब हुआ कि लगेज पहले चोरी हो चुका है। अगर लगेज पहले चोरी हो चुका है तो उसको इंश्योर करवाने का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर हमने इंश्योर यूज किया है, तो यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि अगर चोरी हो जाए उसके लिए, राइट? चोरी होने की पॉसिबिलिटी है, इसके लिए हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं। ओके, एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं हम, कैसे माइट बी को यूज करते हैं उसके लिए। I think it's late and all my friends might have gone home by now. Okay. अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत देर हो गई, मेरे सारे दोस्त अब तक तो चले गए होंगे। सो यहाँ पर माइट क्या है? एक पॉसिबिलिटी शो कर रहा है।
सिर्फ मुझे मालूम नहीं है कि मेरे दोस्त चले गए हैं या नहीं चले गए हैं, मैं खाली एक अंदाजा लगा रही हूँ कि अब तक बहुत देर हो चुकी है तो शायद वो चले गए होंगे, राइट। आई एम नॉट वेरी मच श्योर ओवर हियर, राइट। आई थिंक इट्स लेट, मुझे लग रहा है कि बहुत देर हो गई है और मेरे सारे दोस्त जो है वो चले गए होंगे। ये जो कंस्ट्रक्शन है अपनी डे टू डे लाइफ में भी हमें बहुत बारी यूज आता है जब हमें पॉसिबिलिटी की बात करनी होती है। मतलब ये तो बहुत कॉमन सेंटेंस है। Oh no, the moon has come out now, we might be seen, exclaimed the thief. जो चोर है वो चिल्लाया कि भाई जो चंद्रमा है वो आ गया है तो हम दिखा, अब हम कोई हमें देख सकता है, राइट। मतलब पॉसिबिलिटी है कि कोई उनको देख ले, ऐसा जरूरी नहीं है पर पॉसिबिलिटी है। सपोज कोई बाहर ही ना आए तो उनको कैसे देखेगा, इसलिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी शो करे, इसलिए माइट हम वर्ड यूज करें। ठीक है, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी। तो माइट, जब पॉसिबिलिटी हो तो माइट यूज करते हैं, जब कंपल्शन हो तो मस्ट यूज करते हैं। ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर। Now in the next set of questions, in the following questions, each sentence has some underlined words or a phrase followed by 4 alternatives. You have to choose the one that best keeps the meaning of the original sentence if it is substitute for the underlined word or phrases, right? We take the first one. Precisely, just say in this first one, cry out in pain, we have to choose a correct word from the options ताकि जो उसका मतलब है वो सेम रहे। ठीक है, so precisely this is a question based on phrase substitution. So the first one, veterinarians usually give dogs an anesthetic so they don't cry out in pain. मतलब जो जानवरों के डॉक्टर है वो डॉग्स पे कोई भी सर्जरी करने से पहले, उनको कुछ भी थोड़ा कोई कुछ चिरा फड़ा करना है उसके पहले वो एक एनेस्थेटिक, दैट इज कोई बेहोशी की दवा देते हैं ताकि वो दर्द के मारे चिल्लाए ना, राइट। यहाँ पर फ्रॉम द ऑप्शन जो है हमारे पास गल्प, फ्लिप, पर एंड येल्प, राइट। नाउ येल्प इज अ वर्ड दैट it is a word that is used to express a dog's cry of pain or fear. ठीक है, कुत्ता, कोई भी कुत्ता जो है वो डर के मारे, दर्द के मारे या किसके मारे भी चिल्ला रहा है तो ये उसके लिए करेक्ट वर्ड है। ठीक है, सो क्राई आउट इन पेन की जगह हम यहाँ पर येल्प यूज कर सकते हैं, राइट। I just give you 1 or 2 more examples how can we use the word yelp. Wait for a moment. So Yelp is correct. See more 2 more usage of Yelp. So ये जो word है उसका meaning भी आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। The dog yelped loudly when Sunil stepped on its tail. The young dog yelped in fear when the older dog attacked it. Right? तो आई होप मतलब आपको समझ आ गया होगा। पहले वाले केस में जो कुत्ता है वो जोर से चिल्लाया जबकि सुनील ने उसकी पूंछ पर पांव रख दिया, और दूसरे वाले में द यंग डॉग येल्प्ड इन फियर, ये जो छोटा सा कुत्ता है वो डर के मारे जोर से चिल्लाया जबकि एक बड़े कुत्ते ने उस पर अटैक कर दिया, उसके ऊपर कूद गया या आक्रमण कर दिया, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये जो येल्प है वो इसका मतलब डर के मारे चिल्लाना या फिर दर्द के मारे चिल्लाना, कुत्तों का स्पेसिफिकली। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर। नाउ सिटी टैक्सेस आर बेस्ड ऑन एन एस्टिमेट ऑफ वैल्यू ऑफ वंस प्रॉपर्टी। सिटी टैक्सेस, जो भी टैक्सेस हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं, किसी भी इंसान की जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू का जो एस्टिमेशन है, टैक्सेस उस पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, so here we choose the first option. We take the first option, appraisal. Now to appraise something or someone means to assess or estimate the value or quality of something or someone, right? या तो quality का या value का estimation करना, assess करना is appraise. Okay, तो यहाँ पर हमें किसी की जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू का एस्टिमेशन करने के लिए ही देखना है, राइट, एस्टिमेट ऑफ द वैल्यू ऑफ वंस प्रॉपर्टी। तो अप्रेज है, जो टू अप्रेज है वो करेक्ट सेंस दे रहा है, तो यहाँ पर अप्रेजल इज द करेक्ट वर्ड। ठीक है, वंस अगेन, टू अप्रेज समथिंग और समवन मीन्स टू एसेस और एस्टिमेट द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ समथिंग और समवन, टू एसेस और estimate the value or quality. Okay, again I just give you 1 or 2 more examples.
Okay, teacher salaries are raised every year after their appraisal. यहाँ पर अप्रेजल का क्या हुआ, उनके जो सर्विसेज है, जब जैसे टीचर्स है वो स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो उन्होंने सर्विसेज कैसी प्रोवाइड करी, स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन कैसा है, उसके बाद दैट इज एक्चुअली देयर अप्रेजल। तो मतलब उनकी जो क्वालिटी है, टीचिंग क्वालिटी, उसको एसेस करना, दैट इज अप्रेजल। ठीक है, तो जैसे हर साल टीचर्स की सैलरी किस बेसिस पर रेज की जाती है, उनका अप्रेजल देख करके कि किस तरह की क्वालिटी सर्विसेज उन्होंने जो है वो सर्विसेज दी है स्टूडेंट्स को, उसके बेसिस पर उनकी सैलरीज जो है वो रेज की जाती है। राइट, सो अप्रेजल एक बहुत कॉमन वर्ड है। आप अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी देखेंगे तो क्या होता है, किसी भी एम्प्लॉय के लिए हर साल उनका अप्रेजल होता है। अप्रेजल होने के बाद में उनकी सैलरीज जो है वो बढ़ाई जाती है। जो अप्रेजल किया जाता है कि कौन, जैसे सपोज कोई जूनियर क्लर्क है तो उसका अप्रेजल उसका सीनियर कोई करता है कि भाई इस बंदे ने ऐसा काम डिलीवर किया है, या इसको इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, सैलरी रेज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज अप्रेजल। तो अप्रेजल वर्ड भी आपको इसका यूसेज भी पता होना चाहिए। इवन दो हिज अप्रेजल शोड परफेक्ट रिपोर्ट्स, सुनील डिड नॉट गेट एज मच ऑफ अ रेज एज ही एक्सपेक्टेड। वैसे उसका अप्रेजल काफी अच्छा था, उसके सीनियर्स ने, सुनील के सीनियर्स ने उसके बारे में अच्छी रिपोर्ट भी करी, लेकिन फिर भी जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा था, जितना वो सोच रहा था, उसको उतना सैलरी राइज नहीं मिला। ठीक है, सो ये जो अप्रेजल की यूसेज भी मैंने आपको समझा दी है। राइट, एस्टिमेट ऑफ द वैल्यू और assessment of the value or estimation, or we can say if we talk about the quality. Right, okay, although buses are scheduled to depart at a certain hour, they are often late. Okay, मतलब ये कि बसेस का जो शेड्यूल है, जो टाइम टेबल है, आप कैसे, वो एक सर्टेन टाइम पर फिक्स है, लेकिन फिर भी वो जनरली ऑफन मतलब बहुत ज्यादा बार जो है वो लेट ही होती है। ये सेंटेंस का मतलब है। ठीक है, सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस द वर्ड शेड्यूल्ड मीन्स इट इज कंपल्सरी फॉर द बसेस टू डिपार्ट एट अ सर्टेन आवर। Right, so the word over here, if we choose from the option that is obligated, has the same meaning. Right, so it fits the bill and can easily replace the underlined word. Right, the two words like scheduled and obligated are synonymous in the given context. Right, so although buses are scheduled to depart at a certain hour, they are often late. Once again, यहाँ पर जो वर्ड ऑब्लिगेटेड है उसका जो मीनिंग है वो लगभग ऐसा ही जा रहा है। शेड्यूल्ड का मीनिंग होता है कि उनका एक जो टाइम टेबल है वो उनको कंपलसरी फॉलो करना होता है कि भाई ये पर्टिकुलर टाइम पर, सपोज 10 बजे इसका शेड्यूल है कि इसको यहाँ से निकलना है या उस जगह पहुंचना है। ठीक है, सो दैट वो बसेस को जो डिपार्चर टाइम है वो कोई पर्टिकुलर टाइम पर फिक्स है और बसेस को वो फॉलो करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड है ऑप्शंस में से ऑब्लिगेटेड, इसका भी सिमिलर मीनिंग है, और इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ड्स है वो सिनोनिमस है। ठीक है, वंस अगेन आई टेक 2 एग्जांपल्स आल्सो ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। When she knew his troubles, Sunita was obligated to lend some money to Sunil. Okay, ये ऑब्लिगेटेड का दूसरा यूज है, इसके सिवाय वाला यूज है। अब ध्यान से समझिएगा, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर जो मतलब था वो मतलब उसको फॉलो करना कंपलसरी है टाइम टेबल को, उसको शो करने के लिए था। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट सेंस है ऑब्लिगेटेड का। सो व्हेन शी न्यू हिज ट्रबल्स, जब ये जो कोई भी लड़की में भी सुनीता इसको सुनीता इसको सुनील की ट्रबल्स के बारे में, सुनील की परेशानियों के बारे में जब उसको मालूम था, तो उसको कुछ पैसा उधार देना उसके लिए एक, आप यहाँ पे कह सकते कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या फिर उसको देना ही था। ओके, चिल्ड्रन आर ऑब्लिगेटेड टू फॉलो रूल्स इन स्कूल फॉर अ गुड रिपोर्ट। ओके, मतलब स्कूल्स में अगर आपको एक गुड रिपोर्ट चाहिए तो उनको कुछ ना कुछ जो रूल्स हैं वो उनको फॉलो करने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो किस किस तरह से जो वर्ड ऑब्लिगेटेड यूज होता है, ऑब्लाइज यूज होता है, वो मैंने आपको बताया यहाँ पर। ठीक है, और एक देख लीजिए, द मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट इज ऑब्लिगेटेड टू टेक एक्शन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। राइट, तो डिफरेंट यूजेस
यूसेज आपको समझ आ गए होंगे। Because light travels faster than sound, lightning appears to go before thunder. Okay, जो लाइट है वो साउंड से ज्यादा फास्ट ट्रैवल करती है, ठीक है, फास्टर ट्रैवल करती है। तो जो लाइटनिंग होती है, जब भी बिजली चमकती है, उसकी रोशनी बादल के गरजने की आवाज से पहले सुनाई देती है। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, तो ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो यहाँ पर हमें जो रिप्लेसमेंट देखना है वो गो बिफोर, मतलब कि पहले। इसका मतलब हमें लाइटनिंग अपियर्स टू गो बिफोर थंडर, मतलब जो लाइट है वो पहले आती है, मतलब जो बिजली है वो बादल गरजने से पहले दिखाई देती है, ठीक है। बादलों के गरजने की आवाज सुने उसके पहले बिजली की चमक है वो दिखाई देती है, मतलब ये जो चीज है वो पहले हो रही है, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो जो प्रिसीड है ये करेक्ट वर्ड, ये तो बहुत कॉमन भी है। जैसे कोई भी दो नंबर है ए बी, तो ए प्रिसीड्स बी, इस तरह से भी हम बात करते हैं। सो टू प्रिसीड मीन्स टू कम बिफोर इन टाइम और टू कम बिफोर इन ऑर्डर और पोजीशन, ठीक है। टाइम में पहले हो या ऑर्डर में पहले हो, पोजीशन में पहले हो, ठीक है। तो उसके लिए हम प्रिसीड यूज कर सकते हैं। प्रेडिसर, सक्सेसर, ये सब वर्ड्स आपको मालूम ही होंगे। प्रेडिसर मतलब पहले आने वाला, सक्सेसर मतलब बाद में आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर लाइटनिंग इज सीन बिफोर थंडर इज हर्ड, सो यहाँ पर हम करेक्ट जो वर्ड यूज कर सकते हैं वो प्रिसीड। ओके, लाइटनिंग इज सीन बिफोर थंडर इज हर्ड। जो लाइट है वो पहले दिखाई देती है और जो थंडर मतलब बादलों के गरजने की आवाज है वो बाद में सुनाई देती है। अगेन प्रिसीड के मैं दो यूसेज आपको बता देती हूँ। फोर प्रिसीड्स फाइव ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। चार जो है वो पांच के पहले आता है नंबर लाइन पर। ओके, ऑब्वियसली जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, जीरो से लेकर के राइट हैंड साइड पे नंबर लिखोगे, तो पहले फोर लिखोगे, बाद में फाइव लिखोगे, ठीक है। तो ये पोजीशन वाइज जो कैसे पहले आता है उसके लिए प्रिसीड यहाँ पे यूज किया है, प्रिसीड यूज किया है। शॉर्ट स्टूडेंट प्रिसीड द टॉलर वंस इन क्लास। ओके, अब यहाँ पर ऑर्डर वाइज, जैसे छोटे का जो जिसकी हाइट कम है उसका जो नंबर है, यहाँ पर हम अगर हम पूरी क्लास को असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा करें उनकी हाइट के हिसाब से, तो जो छोटे बच्चे हैं, छोटे स्टूडेंट है, शॉर्ट स्टूडेंट्स हैं, वो पहले आएंगे, ठीक है। तो पोजीशन वाइज भी, ऑर्डर वाइज भी और टाइम वाइज भी। सो प्रिसीड वर्ड के दो तीन यूज मैंने आपको यहाँ पर बताए। When students do not have time to read a novel before class, they read an outline of the plot instead. अब इसमें बहुत इजीली समझ आ रहा है कि जब स्टूडेंट्स के पास में जो क्लास के पहले नॉवेल पढ़ने का अगर टाइम नहीं है तो वो क्या करते हैं, एक आउटलाइन ऑफ द प्लॉट, मतलब कुछ इस तरह से पढ़ लेते हैं कि उनको आइडिया लग जाए कि एक्चुअली ये स्टोरी, ये जो नॉवेल है वो कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे अगर आप आज कोई 3 घंटे की मूवी देख कर आए हो और 3 घंटे की मूवी में बेसिक स्टोरी क्या है अगर आपको अपने किसी फ्रेंड को बतानी, तो आप क्या बताओगे, एक आउटलाइन ही बताओगे। 3 घंटे की स्टोरी, आप 3 घंटे की मूवी जो आपने देखी उसको आप अपने दोस्त को बताने में 3 घंटा तो नहीं लगाओगे, आप कितना लगाओगे, 2 मिनट 3 मिनट। मतलब आप क्या बताओगे, एक आउटलाइन बताओगे कि भाई मूवी ऐसी थी, इसमें शाहरुख खान था, इसमें दीपिका थी और कुल मिलाकर के ऐसा हुआ, राइट। तो बहुत शॉर्ट में आप सब कुछ बता दोगे। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट मीनिंग है एट एन आउटलाइन ऑफ द प्लॉट, वो यहाँ पर सिनॉप्सिस से कन्वे हो रहा है, ठीक है। सो द अंडरलाइन फ्रेज इज द मीनिंग ऑफ सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस का मतलब क्या होता है, ब्रीफ समरी आप कह सकते हो, छोटा सा आपने एक बता दिया, ठीक है। सो यहाँ पे दिस इज द वर्ड दैट बेस्ट रिप्लेसेस द अंडरलाइन वर्ड्स। सिनॉप्सिस मीन्स अ जनरल सर्वे और वी कैन से एन आउटलाइन ऑफ अ प्लॉट या फिर नॉवेल या फिर प्ले। Okay, so that is the word synopsis. Once again, I'll show you the two usage of the word synopsis ताकि future के लिए इस जो word है इसके meaning और इनका usage भी आपके दिमाग में एकदम clear रहे. Okay?
So for our English project we have to write the synopsis of a novel we have read. Suppose कोई भी शेक्सपियर का आपने कोई भी नॉवल पढ़ा है या मैकबेथ ओथेलो, ऐसा कोई भी नॉवल आपने पढ़ा है किसी भी ऑथर का या राइटर का और भी किसी का भी, तो इंग्लिश प्रोजेक्ट के लिए उस नॉवल की एक आउटलाइन आपको लिखनी है, बेसिक उसके ब्रीफ समरी आप ऐसा कह सकते हो, वो आपको लिखनी है। तो यहाँ पर हम जो वर्ड सिनॉप्सिस है वो यूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन चूजेस अ बुक आफ्टर रीडिंग इट्स सिनॉप्सिस का। सब कोई भी बुक शॉप पर आप गए, वो जो पूरी एक मोटी सी नॉवल है 400 पेज की, उसके पहले उसके बारे में जो लिखा होता है कि बेसिकली जो स्टोरी है वो किसके बारे में है, वो आप पढ़ते हो, आपको वो इंटरेस्टिंग लगती है तो आप वो बुक परचेज करते हो। ठीक है, जैसे चेतन भगत की जो भी मूवी बनी थी टू स्टेट्स, उसकी ऑलरेडी बुक मार्केट में है, तो उस बुक से थोड़ा आइडिया लेकर के आपने सिनॉप्सिस देखा, उसके बाद में आपको लगा कि हाँ ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, सो ऑलमोस्ट एवरीवन चूजेस अ बुक आफ्टर रीडिंग इट्स सिनॉप्सिस। उसके बारे में थोड़ा आइडिया, स्टोरी किस बारे में है, वो जो प्लॉट है वो आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो ही आप बुक परचेस करेंगे, राइट। सो द वर्ड सिनॉप्सिस, ओके।